मार्केट वॉइसेस में गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। और वैसे तो खैर पूरी मार्केट पर नज़र रखते हैं, लेकिन इनकी खास पहचान रही थी मेटल और माइनिंग सेक्टर पर खास पैनी नज़र रखने के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले बात करूंगा मैं एक स्पेस की जहां पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस समय विजिबल है, वो है रियल एस्टेट और पूरे का पूरा होम इम्प्रूवमेंट स्पेस। यहाँ पर इस समय आपका क्या व्यू बन रहा है और क्या अपने पोर्टफोलियो में आप कोई रियल एस्टेट स्टॉक ऐड कर रहे हैं इस समय? तो रियल एस्टेट साइकिल जो है वो कोविड के बाद से जिस तरह से स्टार्ट हुई है, अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया देखें तो 10 साल तक कुछ भी नहीं हुआ था रियल एस्टेट में। और अभी एक पेंटअप डिमांड की तरह रियल एस्टेट पिकअप होके आ रही है। तो इसके अंदर जो जो कंपनियां पहले से लैंड बैंक लेके बैठी हैं, उनको तो मैसिव प्रॉफिट हो रहा है। और अभी जैसे अपन सिग्नेचर ग्लोबल मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इवन जो कंपनियां अभी नया लैंड खरीद के डेवलप कर रही हैं, उनके लिए भी मार्जिन की गुंजाइश काफी ठीक ठाक बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट साइकिल भी पीक आउट हो गया है और उसका भी अगर फायदा होने लगेगा तो रियल एस्टेट सेक्टर 2-3 साल और ये साइकिल खिंच सकती है। साइकिल दूसरा और खरीद सकती है। अच्छा, राकेश जी, एक मुझे बात करनी थी आपसे, क्योंकि इस स्पेस को आपने बहुत अच्छे से ट्रैक किया है। कल कोल इंडिया की एक कॉन कॉल हुई थी जिसमें वो काफ़ी बुलिश थे। स्टॉक में एक वर्टिकल रैली आई है। डिविडेंड यील्ड का प्ले कई लोग मानते हैं इसको 7% की डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, लेकिन फंडामेंटली क्या अभी भी ये स्टॉक बायबल है? अरे देखिए, ये वॉल्यूम ग्रोथ का ही पूरा गेम है कोल इंडिया में। मतलब पहले वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। टारगेट हमेशा बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन उतना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ पा रही थी। बट पिछले 2 साल से कुछ तो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कोल इंडिया की वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। और अभी भी उनका गाइडेंस काफी स्ट्रांग है वॉल्यूम ग्रोथ को लेके। तो मुझे लगता है कि मार्जिन तो ज्यादा ऊपर नीचे होने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजली की कॉस्ट तो बढ़ा नहीं सकती। तो मार्जिन तो वही रहने वाले हैं इनके। बट ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर ये डिलीवर करते रहेंगे तो यहाँ से अपसाइड और भी दिखाई दे रही है। व्यूअर्स के लिए बता दूं कि पहले भी बिलियन टन का टारगेट 2020 का था। अभी तक बिलियन टन पहुंचे नहीं है, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस बेटर है। ओके। राकेश जी, अब आते मतलब अभी तक तो हम मोर और लेस रियल स्टेट पे बात कर चुके हैं, कोल इंडिया पे बात कर चुके हैं, लेकिन अब डेडिकेटेड कमोडिटीज़ पे आते हैं। मेटल्स पे फेरस नॉन फेरस निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी भी अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। बट इस पर अगर मैं प्रीशियस मेटल्स से मिला दूं, आई मीन अभी मेटल्स पे रहते हैं, मेटल्स पे आपका आउटलुक क्या है? गोल्ड का ये स्ट्रेच आपको और कहाँ तक नजर आ रहा है? गोल्ड का अभी ऐसा है कि जिस तरह से थोड़ी मैक्रो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, गोल्ड बीच बीच में थोड़ा सा अपटिक देता है। और दूसरा, सेंट्रल बैंक की बाइंग भी काफी स्ट्रांग रही है बीच में, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो हैं वो डॉलर से शिफ्ट होके गोल्ड की तरफ अपना इन्वेस्टमेंट ले जा रही थी। तो उसकी वजह से भी गोल्ड में थोड़ी तेजी बनी हुई थी। बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई मटेरियल अपसाइड है यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न होना है, तो रिस्की एसेट्स की तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा जाएगा, ना कि सेफ हेवन्स जैसे कि गोल्ड। ओके। राकेश जी, अब जरा सीमेंट पे आते हैं। आई मीन रियल स्टेट की बात शुरू में हुई और ये रियल स्टेट सीमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% कंजम्पशन करता है। रियल स्टेट की स्ट्रेंथ को देखते हुए और इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद सीमेंट कंपनियों की आपका सीमेंट पर आउटलुक क्या है? और प्रेफर्ड स्टॉक्स अगर आप बता सकें सीमेंट स्पेस में आपके, वो क्या है? सीमेंट के लिए अभी अगले 6 महीने का आउटलुक काफी स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से पहले अपने पूरे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। तो हालांकि नए ऑर्डर नहीं आ रहे हैं इंफ्रा कंपनीज के पास, बट एग्जीक्यूशन काफी स्ट्रांग चल रहा है। जिसके मदद अगर आप देखें तो पिछले तिमाही में सीमेंट कंपनीज का रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 15% ऑन एवरेज रहा है, तो जो कि काफी स्ट्रांग है। काफी प्राइस हाइक्स भी लिए गए हैं अक्टूबर सितंबर के महीने में। हालांकि अभी थोड़ा सा उसमें करेक्शन आया है, बट क्यू क्यू अगर देखेंगे तो प्राइस हाइक्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं। और कॉस्ट उतनी बड़ी नहीं है, मतलब क्रूड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट अभी फिलहाल तो ठीक है। और थर्मल कोल प्राइसेस भी ठीक ठाक ही बनी हुई है, इतना कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। तो सीमेंट कंपनीज को दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है,
और दूसरा मार्जिन भी ठीक-ठाक एक्सपांड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर सीमेंट कंपनीज़ के लिए बहुत ही फेवरेबल है। इसमें मैं यही कहूँगा कि स्टॉक्स की नज़र से वैसे तो रीजनल प्लेज़ ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत होते हैं, बट जो इंडियन पैन इंडिया कंपनीज़ हैं और उसमें जो लार्जेस्ट कंपनी है, वो ही इतना ग्रो कर रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है, कि मुझे नहीं लगता कि कहीं और देखने की ज़रूरत है। वहीं पे ही निवेशकों को बने रहना चाहिए। बिल्कुल और काफ़ी लोगों ने बोला है कि अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम शायद आपको दिखा सकता है। राकेश जी, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि क्लियरली एक चीज़ तो पिछले 2 क्वार्टर में क्लियर हो गई कि नंबर्स जैसे भी रहे हों, स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से अब आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या फेवर में लग रहा है अभी भी, या अब वापस आईटी स्टॉक्स, खासतौर से मिड कैप आईटी स्टॉक्स अब पहुँच से बाहर हो गए हैं? अनुज, ये प्रॉब्लम आईटी की नहीं, बाकी इस दो चीज़ों की भी है कि नेगेटिव न्यूज़ पे स्टॉक गिर नहीं रहे हैं। तो ये तो मार्केट का वो एक ट्रेंड सा बना हुआ है। कुछ भी हो जाए ऊपर ही है। बट आईटी को अगर अपन देखें तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस ठीक-ठाक है और मतलब इतना कोई हाई वैल्यूएशंस नहीं है। और दूसरा अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल यूएस में टर्न होता है, तो वैसे तो थोड़ा टर्न तभी होता है जब इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है। बट मुझे लगता है कि मार्केट 6 महीना पहले ही उसको डिस्काउंट कर देगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक बॉटमिंग फॉर्मेशन तो आईटी कंपनीज में हो चुका है और अगर थोड़ा कमेंट्री पॉजिटिव आने लगती है, तो एक शार्प रैली पॉसिबल है। आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। ये मार्केट अब क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में हमने देखा कि अच्छे नंबर पे स्टॉक चले नहीं, शायद थोड़ा सा इलेक्शन का प्रेशर रहा हो, लेकिन अब यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है सारे के सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, एचपी, बीपी, आईओसी। यहाँ पर कोई व्यू इस समय? ऑयल प्राइसेस जिस तरह से गिरे थे, तो उसकी वजह से रिफाइनिंग मार्जिन्स वगैरह में पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। और दूसरा, पीएसयू कंपनी जनरली चल रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड है इन सब में और वैल्यूएशन चीप है, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा रोटेट कर रहे हैं सेफर स्टॉक्स की तरफ। तो वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिखाई दे रहा है। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चलने लगेगा तो आई थिंक ये रैली यहीं पे ही रुक जाएगी। अच्छा, इस बीच जरा एक बार निफ्टी का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा। एकदम से एक स्विंग आया और निफ्टी करीब 19,825 से एकदम से अगर आप देखें रिट्रेस हुआ 19,997 तक। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया, एक व्यू शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।